नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है ना, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के फेवर में, उसको आप नेगोशिएबल या नेगोशिएशन बोलोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे एक्ट का नाम ही नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसको ट्रांसफरेबल बोलेंगे, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफरेबल हो, उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब हम एक्ट में से पढ़ने ही डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन, बर्ड आई व्यूज हमें नहीं लगता कि हमें पढ़ना है। मीनिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसको क्या बोलते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो इजीली ट्रांसफरेबल है। अब ये डॉक्यूमेंट इजीली ट्रांसफरेबल है। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म। एक्ट ने कोई टर्म डिफाइन नहीं कर रखी है। किसकी टर्म डिफाइन नहीं कर रखी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। पेबल आइदर बाय ऑर्डर और बियरर। अंडरलाइन करो, यहाँ से आपका शुरू होता है मेन पार्ट कि ये पेबल है ऑर्डर पर या ये पेबल है बियरर पर। अब ऑर्डर और बियरर हम समझते हैं। मान लो ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया और उस पर लिखा है पे टू बियरर, पे टू बियरर। बियरर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई चेक है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसको आप केवल ए से बी को डिलीवर कर दो। क्या कर दो, केवल डिलीवर। तो केवल डिलीवर करने से वो उसका हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये फ़ोन है ना, अब मुझे इसे डिलीवर करना है तो मैं आपको दे दूंगी, तो ये आपका हो गया। मेरे पास एक 2000 रुपये का नोट है, मैंने आपको दे दिया तो ये आपका हो गया। 500 का नोट है, आपको दे दिया। तो नोट क्या है, करेंसी क्या है, बियरर है। केवल किसी दूसरे को देने से वो उसका हो जाता है। तो बियर का मतलब क्या होता है, बियरर का मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो, नियर डिलीवरी, केवल डिलीवर्ड करके ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता, अगर चेक लिखा हुआ है और उस चेक पर लिखा है पे टू ए, एक स्पेसिफाइड पर्सन, और बी के साइन है, तो इसका मतलब ये ए को पे करना है। किसको पे करना है, ए को। तो ये हो गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसका पेमेंट सिर्फ ए को मिलेगा। तो पे टू ए लिखा है और ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब अब इसको केवल ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी काफ़ी नहीं है। इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको इसको डिलीवर्ड भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे जाकर आपको इसका एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा। तो याद रखना कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कब ट्रांसफरेबल है, जब आप उसको पर्टिकुलरली डिलीवर्ड भी करो और उसको बैक साइड पर जाकर, एंडोर्समेंट का मतलब समझो। यहाँ पे एंडोर्समेंट का मतलब समझना पड़ेगा कि जैसे ये वाला इंस्ट्रूमेंट बी ने ए को दिया, अब सपोज वो ए को सी को देना है, तो ए क्या करेगा, चेक के बैक साइड पर जाएगा और अपने साइन करेगा और किसका नाम लिख देगा, सी का। तो जाकर वो सी के नाम पर ट्रांसफर होगा। जबकि याद करो कि जो बियरर था वो केवल देने से ट्रांसफर हो रहा था, पर यहाँ पर अगर ए को चेक मिला और उसको सी को देना है, तो ट्रांसफर करने के लिए बैक साइड पर जाकर उसको साइन करके पे टू सी लिखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कहाँ पर होता है, एंडोर्समेंट से रिलेटेड बात याद रखो, एंडोर्समेंट होता है चेक के बैक साइड पर और उस पर आपको जाके साइन करनी पड़ती है और जिसको देना है उसका नाम लिखना पड़ेगा, पे टू सी। तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। समझ में आ रही बात।
इंडोर्समेंट चेक के बैक साइड पर जाकर नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है। चेक के पीछे की पूरी जगह भर जाए तो आप एक प्लेन पेपर लेकर इंडोर्समेंट कर सकते हो। तो इंडोर्समेंट की कोई लिमिट नहीं, लेकिन इंडोर्समेंट पेंसिल से नहीं हो सकता है। आपको जब भी साइन करने तो किससे करने हैं? पेन से। तो इंडोर्समेंट से ही अगर चेक ट्रांसफर हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और अगर केवल डिलीवरी से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बियरर इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल। मतलब जिसको देना है उसका नाम लिखा हो और स्पेसिफाइड पर्सन के नाम पर हो, और अगर इसको ट्रांसफर करना हो तो केवल कैसे ट्रांसफर हो सकता हो? केवल इंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। इंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, ये याद रखना है ना। लेकिन अगर बियरर चेक होता तो वो ट्रांसफर कैसे हो जाता? केवल डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता, उसमें इंडोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब असेंशियल कैरेक्टर ऑफ एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या कैरेक्टर है? देखो आपने कभी भी चेक देखा होगा, चेक का तो आपको नॉलेज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, राइटिंग में होना चाहिए, उस पर साइन होनी चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब समझो। देखो चेक में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है होल्डर और दूसरा कौन होता है? कल पढ़ाया था, एक होल्डर होता है और दूसरा होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। जैसे आपने बताया कि ए और बी ने चेक बनाया बी के नाम पे, पर ए ने सिर्फ लिख दिया कि ये चेक बी के पास ही जाएगा, तो फिर बी किसी और को भी नहीं दे सकता। क्यों? उसमें उसने उसका नाम लिख दिया, तो उसको बी दूसरे को देना है तो क्या करना पड़ेगा? चेक के बैक साइड पर जाकर उसका नाम जिसको देना है, तो इसी को तो इंडोर्समेंट बोलते हैं और इसी को तो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये सेम ही है। कौन सा? ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको इंडोर्स करना पड़ेगा। इंडोर्स मतलब चेक के बैक साइड पर जाकर आपकी साइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एक चेक दिया, वो चेक आपका हो गया, अब आपको टेब्रेवाल को फीस देनी थी, तो आपको ये चेक किसके नाम पर ट्रांसफर करना है? पर इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? कहाँ? चेक के बैक साइड पर किसका नाम लिख दोगे? पे टू टेब्रेवाल, और साइन किसके? आपके। तो ऑर्डर चेक को आपने क्या कर दिया? फर्दर ट्रांसफर करने के लिए इंडोर्स। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर चेक को ट्रांसफर करने के लिए उसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? इंडोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक होता है होल्डर सेक्शन 8 और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर किस में डिफाइन है? सेक्शन 8, और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 9। अब सुनो, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आया था जिसके कारण अपन ने ये उठाया है, होल्डर। अपन जहाँ चल रहे थे वहीं पर एक वर्ड आया था होल्डर, कि होल्डर का टाइटल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट नंबर 4 था कि होल्डर का टाइटल कैसा होना चाहिए? डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। तो पहले तो पता पड़े होल्डर क्या होता है। अब सुनो, ए ने बी को एक चेक दिया क्योंकि ए ने कुछ गुड्स खरीदा था बी से, तो क्या बी होल्डर है चेक का? बी चेक का होल्डर है? मैडम ये तो बताओ कि होल्डर होता क्या है, तब तो बताएंगे कि होल्डर है या नहीं है। होल्डर होने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो चेक की फिजिकल पोजीशन, और दूसरा क्या होना चाहिए आपको होल्डर होने के लिए? दूसरा चेक क्या होना चाहिए आपको? राइट टू रिसीव और रिकवर होना चाहिए। तो क्या बी के पास राइट टू रिसीव है ना? क्योंकि भाई उसने गुड्स बेचा तो पैसा तो लेगा, और अगर नहीं दिया तो क्या वो केस भी कर सकता है पे? तो वो होल्डर है क्योंकि उसके पास राइट टू रिसीव भी है और राइट टू रिकवर भी है। समझ में आ रही बात? लेकिन बी को अगर ए का चेक कहीं से घुमा हुआ मिलता तो बी के पास पोजीशन तो होती, पर उसके पास लीगली राइट टू रिकवर नहीं होता, तो बी फिर होल्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पास फिजिकल पोजीशन तो है पर राइट टू रिकवर नहीं। तो होल्डर होने की दो कंडीशन बताओ, एक तो चेक की फिजिकल पोजीशन होना चाहिए और राइट टू रिसीव एंड रिकवर होना चाहिए। अब
बी ने ये कंसिडरेशन के लिए लिया है, बी ने ये कैसे लिया है, कंसिडरेशन के लिए लिया है, तो एक और चीज ऐड हो गई, कंसिडरेशन मतलब फॉर वैल्यू। भाई गुड्स बेचा, उसके बदले में चेक मिल रहा है, फ्री में थोड़ा ना मिल रहा है, मेहनत की तो मिल रहा है, कंसिडरेशन। और क्या बी बोनाफाइड है, बोनाफाइड मतलब इनोसेंट है, मतलब उसको पता है कि जो भी वो चेक ले रहा है वो एकदम सही है। तो अगर ये दो कंडीशन और जुड़ जाती है, देखो होल्डर में दो कंडीशन कौन कौन सी थी बताओ। पहला कि होल्डर के पास फिजिकल पोजीशन होनी चाहिए, और दूसरा राइट टू रिसीव एंड रिकवर होना चाहिए। तो वो दोनों तो थे है ना, साथ में ये दो कंडीशन थर्ड फोर्थ और जुड़ जाए तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाए। जैसे ए ने बी को, अपने पोते को जन्मदिन पे, बर्थडे पे एक चेक दिया, तो बी बताओ होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसने मेहनत से नहीं लिया, बर्थडे पे गिफ्ट मिला है, फॉर वैल्यू नहीं लिया है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता है। सिर्फ क्या बन सकता है? होल्डर बन सकता है। मतलब कहने का ये कि होल्डर वो होता है जिसके पास फिजिकल पोजीशन हो और जिसके पास राइट टू रिसीव हो, और उसके साथ दो चीजों का तड़का और लग जाए। किसका? कंसिडरेशन का और बोनाफाइड का। तो फिर वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो यहाँ पर बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तब तक वो होल्डर ही रहेगा। तो मैडम ज्यादा अच्छा कौन सा पोस्ट है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर के पास दो ही चीजें हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स उससे भी महान है। और अगर आपको चेक चोरी का मिला तो आप ना तो होल्डर हो और ना ही होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि आपका टाइटल ही डिफेक्टिव। समझ में आ रही बात? पर क्या मैडम ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को चेक दिया और बी से घूम गया और सी को मिल गया, और सी ने डी को दे दिया और डी ने तो गुड्स बेचे थे इसलिए उसको मिला है, और डी बोनाफाइड है, तो क्या डी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि उसको लीगली मिला है ना, उसको थोड़ा ना पता कि बीच में टाइटल डिफेक्टिव था, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो आगे पढ़ते हैं। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4 में बोल रहे हैं होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ठीक है, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के फेस पर। जैसे आपने लिख दिया कि तुम्हें 50,000 रुपए का चेक दे रही हूं, तुम्हें पैसा मिल जाएगा अगर तुम सीए फाउंडेशन में पास हुए तो क्या तुमने कभी चेक के फेस पे से कंडीशन देखी है? नहीं। द सम पेबल द टाइम ऑफ पेमेंट और पे ही सर्टन होगा। भाई कुछ तो टाइम होगा, चेक का पेमेंट कब तक मिलेगा ये भी पता होना चाहिए कि किसको मिलेगा। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मियर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। मोस्ट टाइम पे कल भी बोला था मैंने, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका पेमेंट आपको तभी मिलने का राइट मिलेगा जब आपको वो डिलीवर्ड हो चुका हो। मैंने आपको चेक दिया लेकिन मेरी ड्रॉअर में ही रह गया, लिख के रख दिया, तो क्या आपको चेक का पेमेंट मिल जाएगा? क्योंकि चेक अभी आपको डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो चेक को बनाते समय बोलो या चेक को इंडोर्स करते समय बोलो, दोनों के टाइम पर आपके पास चेक की क्या होनी चाहिए? डिलीवरी होनी चाहिए। फिजिकल डिलीवरी इज मस्ट। जब तक चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड नहीं होते हैं तब तक आपके पास उसका पेमेंट लेने का राइट आपको नहीं मिल सकता है। तो सबसे मस्ट क्या हो गया यहाँ पर कि आपको चेक का क्या मिलना चाहिए? डिलीवरी। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, ए ने अगर लिखा बी के ऊपर, तो ये चेक उड़ता उड़ता किसके पास पहुंच जाना चाहिए? बी के पास पहुंच जाना चाहिए। क्यों पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि बी तभी उस चेक का पेमेंट ले पाएगा जब उसको चेक डिलीवर्ड हो गया है। क्या हो गया है? डिलीवर्ड। तो चाहे आप ओरिजिनल चेक मेक हो रहा है तब की बात करो, चेक मेकिंग के टाइम पर बात करो ओरिजिनली, तब भी डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। और अगर आप इंडोर्समेंट की बात करोगे तो भी चेक को क्या हो जाना चाहिए? डिलीवर हो जाना चाहिए। तो मेन पॉइंट क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा तब जब आपके पास चेक डिलीवर्ड हो जाए।
फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, सर्टन पेई को होना चाहिए, डेट और टाइम फिक्स होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। अगला है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब ए बी को प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुझे अमाउंट दे दूंगा, तो ए ने बी को प्रॉमिस करा है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिसरी नोट। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ब्रैकेट में एक बहुत प्यारी चीज लिखी है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन से बाहर कर दी है, क्योंकि आरबीआई उसको बोलता है कि भाई ये बियरर है। प्रॉमिसरी नोट कौन सा है, बियरर है, और ये राइट्स सिर्फ करेंसी के किसने सेफ रखे अपने पास, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने उसको बियरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। नोट को ट्रांसफर करने के लिए इंडोर्समेंट नहीं चाहिए, केवल डिलीवरी से हो जाता है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल है, पर वो इस वाले प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन से बाहर है। अनकंडीशनल प्रॉमिस सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है भाई। दो पार्टी होती, मेकर और पेई। मेकर मतलब जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, पेई जिसको वो मिलने वाला है। फिर से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन वाली हटा देते हैं। राइटिंग आपको पता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए कि मैं तुम्हें इतने रुपए चुकाऊंगा। द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, on happening or non-happening of an event or not promissory note. However, the promise to pay may be subject to a condition which according to the ordinary experience of making is bound to happen. अब यहाँ कुछ अलग बात बोलती है। एक प्रॉमिसरी नोट लिखा, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये दूँगी, और आगे शर्त लगा दी कि अगर आप सीए फाउंडेशन में पास हुए तो। क्या मैं कंडीशन लगा सकती? नहीं। मैंने अभी बोला ना प्रॉमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल। पर अगर मैंने उस पर सर्टन कंडीशन लगा दी, सर्टन कंडीशन मतलब जिसका होना फिक्स है, जैसे कल सुबह सनराइज पर आपको ये पैसे मिल जाएंगे, कल सुबह सनराइज हुआ तो ये पैसे आपको मिल जाएंगे, अब ये तो सर्टन है। तो ऐसी कंडीशन जो बाउंड टू हैपन है, जो होगी ही, वो आप लगा सकते हो। कौन सी कंडीशन नहीं लगा सकते हो, अनसर्टन। समझ में आ गई बात? जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मे बी इनफ पेड दैट सम इन वैलिडिटी प्रॉमिसरी नोट एज अ प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन डीज लिविंग बिहाइंड मनी विच इज नॉट सर्टन, ठीक है। अब आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ एज द डेट ऑफ डीज सर्टन, प्रॉमिस इज अनकंडीशनल, दस द प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है, फोर्थ और फिफ्थ में? फोर्थ वाले में बी की डेट्स होते हैं, हाँ, इसलिए वो, और फिफ्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे द सम। भाई ये तो सर्टन नहीं ना कि तुम्हारे लिए पैसा छोड़ेगा कि, लेकिन डेथ तो सर्टन है। सर्टन है तो कंडीशन चलेगी, अनसर्टेनिटी है तो ऐसा कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है भाई। मनी में पे होना चाहिए, ठीक है। सर्टन सम होना चाहिए, ठीक है। मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टन डेफिनेट पर्सन, ठीक है। याद रखना कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता, क्योंकि बियरर केवल कौन सा हो सकता है, करेंसी नोट, जिसको किसने कैप्चर कर रखा है, आरबीआई ने, आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक इशू अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेसिफाइड राइट है कि वो बियरर प्रॉमिसरी नोट निकाल सकता है, बाकी प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं होते। स्टैंपिंग जरूरी है, आपको पता होगा प्रॉमिसरी नोट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक उसके साथ स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स अटैच ना हो जाए, तब तक प्रॉमिसरी नोट जो है वो नहीं हो सकता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिंपल सी बात है, कल भी मैंने आपको समझाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉअर और एक होता है ड्रॉई, ठीक है। तो ड्रॉअर जो पर्सन है जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा है, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करा है ना, ये सेलर, मतलब इसने बेचा है। और बायर कौन है, जिसको पैसे देना है, वो ड्रॉई है, उसने बिल को एक्सेप्ट किया। तो
तो याद रखना इसमें पैसा लेने वाला ड्रॉअर होता है, जिसको पैसे लेना है लिख लो, पैसे लेने वाला ड्रॉअर होगा। और ड्रॉई कौन होगा? जिसको पैसे देने, है ना। अब ड्रॉअर ने ड्रॉई को एक बिल लिख के दिया, ड्रॉई ने उस पर साइन करके वापस ड्रॉअर को दे दिया, और ड्रॉअर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक संभाल के रखेगा और तब इसको पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ड्रॉअर ड्रॉई के अलावा एक तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको पेई बोलते हैं। देखो बिल मेरे पास आ गया, मान लो इसका पेमेंट किसी और को मिलना हो, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो अल्टीमेट रिसीविंग पार्टी को क्या बोलेंगे? ड्रॉई, ड्रॉई या पेई, ठीक है। उसको पेमेंट मिलने वाला है, गलत, जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो ड्रॉअर है। तो अल्टीमेट रिसीविंग पार्टी ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अगर ड्रॉअर ने वो 3 महीने तक नहीं रखा बल्कि किसी और को दे दिया, तो पेई क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखो मैंने एक बिल लिखा, पैसे किसको मिलने वाले हैं? तभी मैंने बिल लिखा, और तुमसे क्या करवा लिया? एक्सेप्ट, साइन करवा लिया। तुमने क्या बोला? ठीक है मैडम, हम आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दें। वो बिल वापस से मेरे पास आ गया, मैं 3 महीने तक उसका फोटो जो है वो लगा के रखूंगी, अगरबत्ती लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पेमेंट कब मिलेगा? 3 महीने। इतने में बीच में मेरा एक क्रेडिटर आता है और मुझसे पैसे मांगता है, मेरे पास पैसे नहीं, मैंने उसको उठाकर वो बिल दे दिया, तो पेई चेंज हो गया। अब वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा बल्कि उससे मिलेगा, पर मेरी लायबिलिटी तो खत्म हो गई बिल देके। और वो क्यों लेगा मेरे से बिल? उसको पैसे चाहिए, कैश नहीं है, बिल है, तो बिल ऑथेंटिकेट है क्या, लीगल है क्या? हाँ, साइन करी हुई है, स्टैम्प ड्यूटी अटैच्ड है, उसका प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। क्लियर हुआ तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज? चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही की वही रिपीट है। फिर उसके बाद अगला देखो, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टन, ऑल दिस 3 parties may not be necessarily 3, but there must be 2 distinct person. In case of section 31 of RBI Act, a bill of exchange cannot be made payable to the bearer on demand. फिर से RBI ने यहाँ पे इंटरप्शन किया है और बोला है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। कभी भी आप डिमांड करो, जैसे चेक का क्या करते हैं हम, जब डिमांड करते हैं पैसा मिल जाता है, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। ये आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि आधी रात को आपकी इच्छा हुई कि यार सामने वाले से पैसा ले ले, नहीं, ऑन डिमांड आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आरबीआई ने फिर से बोल दिया। सर्टन सम होना चाहिए, मनी में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है भाई। डिफरेंस आप लोगों के लिए आप घर पे पढ़ना। चेक आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप है। ये ड्रॉ किया जाता है एक पर्टिकुलर बैंक पर। जैसे मेरे पास चेक है तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी जिसमें मेरे बैंक का अकाउंट है, सपोज मेरा अकाउंट एसबीआई में, तो मैं एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दूंगी तो एसबीआई कहलाएगी ड्रॉई, मैं क्या कहलाऊंगी, ड्रॉअर और मेकर। मैंने चेक बनाया है, ड्रॉई मतलब बैंकर को इंस्ट्रक्शन दी कि पेमेंट मिस्टर एक्स को दे देना, तो मिस्टर एक्स से पेई। ड्रॉई कौन होगा चेक के केस में? हमेशा बैंक, क्योंकि उससे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। अब 2 तरह के चेक है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और एक ट्रंकेटेड चेक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब जिसमें बायोमेट्रिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिकली चेक जो है वो ट्रांसफरेबल होता है। अ चेक ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। अपन ने कंप्यूटर पर ही एक चेक ड्रॉन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिकली अगर पेमेंट आ रहा और जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म वाला चेक। और ट्रंकेटेड चेक किसे बोलेंगे? आप लोगों को पता है कि जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में वो जो चेक रहता है वो साइड में एक मशीन पड़ी रहती है वाइट कलर की, उस पर स्कैन होता है, स्कैन होकर उसकी इमेज आरबीआई को भेजी जाती है। आरबीआई चेक करता है कि जिससे आपको पेमेंट लेना उसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है या नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उसे आप कौन सा चेक बोलोगे? ट्रंकेटेड चेक। मतलब ए ने बी को चेक लिखा, बी ने अपनी बैंक एसबीआई में जमा करा, एसबीआई क्या करेगी, ये चेक किसको भेज देगी? आरबीआई को। आरबीआई देखेगा कि ए के अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है या नहीं। अगर होगा तो वो एसबीआई को बोलेगी कि हाँ इनके पास सफिशिएंट पैसा
है। तो ये पैसा ए की बैंक से बी की बैंक में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, और बी को पेमेंट मिल जाएगा। ये सब हो रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग फिजिकल पोजीशन, सब स्कैन होकर हो रहा है, तो इसे ट्रंकेटेड चेक बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता है कि ई फॉर्म या कंप्यूटर को यूज या कोई गैजेट्स यूज करते हो जो पेमेंट आप इधर से उधर भेजते हो, वो सब ठीक है भाई। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन, हमको जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी मत पढ़ना। अब सेक्शन 5(6) टेल्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन इंस्ट्रक्शन टू थर्ड पार्टी टू पे अ स्टेटेड सम ऑफ मनी एज अ डेजिग्नेटेड फ्यूचर डेट और डिमांड, whereas a check is also a bill of exchange but drawn on a banker or payable on demand। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, पर चेक हमेशा डिमांड। जब बैंक में जाओगे पैसा दे देना। चेक की पार्टीज आपको पढ़ा दी गई है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, ऑल एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ बीओई इसमें होगा, स्पेसिफाइड बैंकर पे लिखा जाएगा और पेबल ऑन डिमांड होगा। ये दो चीजें बीओई में नहीं है, ये दो चीजें सिर्फ यहीं पर है जो बी और सी पॉइंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बियरर और ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। बियरर मतलब होता है केवल ट्रांसफर कर दो, केवल डिलीवर्ड कर दो तो भी चेक दूसरे का हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वो दूसरे का तब तक नहीं हो पाएगा बेटा, दूसरे का तब तक नहीं हो पाएगा बेटा, दूसरे का तब तक नहीं हो पाएगा बेटा जब तक वो चेक के बैक साइड पर साइन करके उसका नाम ना लिखते। ठीक है, और बियरर और ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में इनलैंड वो होता है जो इंडिया में लिखा गया है। अ प्रोमिसरी नोट बीओई चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में लिखा है और जिस पे लिखा है वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। लिखा भी इंडिया में है और जिस पर लिखा है वो भी व्यक्ति कहाँ का है, इंडिया का। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करना है, इससे आप में क्लियरिटी आएगी कि ये किस तरीके से हो रहा है। बस आपको दो चीज़ याद रखनी है इसके लिए, ड्रॉ भी इंडिया में हुआ हो और जिस पर लिखा गया हो वो बंदा भी इंडिया का होना चाहिए। ठीक है भाई। अब foreign instrument is one which is not an inland instrument, in other words can be understood as follows। इसके डेफिनेशन दे दी कि जो inland नहीं है वो foreign है। अब foreign होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, देखो एक चार्ट दिख रहा है आपको सुंदर सा, उस चार्ट में पहला वाला ब्लॉक पढ़ो। प्रोमिसरी नोट बीओई और चेक ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया। कहाँ बनाए गए हैं ये चेक, आउटसाइड इंडिया। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया, भले ही जिस पर्सन पे बनाए गए हो वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का, प्लस मेड पेएबल इन इंडिया। लेकिन पेएबल कहां पर होना चाहिए, इंडिया। तीन चीजें हो गई। लिखा कहाँ गया है, भारत के बाहर। किस पर्सन पे लिखा गया है, भले ही वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर। पेएबल कहां पर होगा, इंडिया। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पेएबल आउटसाइड इंडिया। रहता भी बाहर है और पेएबल भी बाहर ही है तो भी चलेगा। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, रहता इंडिया में पर पेएबल आउटसाइड इंडिया है तो भी चलेगा। कहने का मतलब बस लिखा हुआ कहाँ का होना चाहिए, फॉरेन का। ठीक है, लेकिन जिस पर्सन पे लिखा है चाहे वो आरओआई हो या वो इंडिया के बाहर का, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, वो फॉरेन बिल्स कहलाएंगे। लायबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल। In absence of a contract to the contrary, the liability of maker or drawer of foreign promissory note or bills of exchange or check is regulated in all essential matter by law of a place where he made the instrument, and the respective liability of the acceptor and endorser by law of the place where the instrument is made payable। इसको समझा पाओगे? मान लो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने लिखा और लिखा है मैंने इसको लंदन में,
तो वहीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, क्योंकि वो बिल ओरिजिनली ड्राफ्टेड कहाँ हुआ है, लंदन में, समझ गए। लेकिन वो बिल जिस पर लिखा गया वो व्यक्ति इंडिया का है और पेएबल भी इंडिया में हो जाएगा, लिखा बाहर है पर पेएबल भी इंडिया हो जाएगा। तो फिर पेमेंट से रिलेटेड जो मेरे राइट्स हैं, है ना, मुझ पर लिखा गया है ना, तो मेरे राइट्स कहाँ से, कौन से लॉ से जनरेटेड होंगे, इंडियन लॉ से, क्योंकि मुझे मिल इंडिया में रहा है। लिखने वाले के राइट्स और लाइबिलिटीज बाहर के, और जब पेएबल की बात हुई तो जहां वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल है वहां के लॉ लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखो, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन Berkeley where the rate of interest is 15% and accepted by B payable in Washington where the rate of interest is 6%। अब ये क्या हो गया भाई, कहीं 16 है कहीं 6, लिखा कहाँ गया है, दूसरी जगह बर्कली। पेएबल कहाँ पर है, वॉशिंगटन। एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। अब क्या करें, कौन सा लॉ लगाए। The bills is endorsed in India and is dishonored। और बड़ा काम हो गया, इंडोर्स करा था इंडिया वाले पे और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब तो गड़बड़ हो गई, अब पेमेंट के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। एन एक्शन ऑन बिल ब्रॉट अगेंस्ट बी, समझ रहे हो, तो वो एक्शन कहाँ ली जाएगी, इंडिया के लॉ के हिसाब से, क्योंकि लास्ट में पेएबल इन इंडिया था। तो बी का एक्शन कौन से लॉ के हिसाब से लिया जाएगा, इंडिया का। ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ओनली, बट इफ ए चार्ज एज अ ड्रॉअर ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट 15%। ड्रॉअर पर बर्कली का लॉ लगेगा, इस पर वॉशिंगटन का लग रहा है, और इंडिया में पेएबल होने के कारण से इंडिया का लॉ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आप हो वहाँ पर लिख रहे हो तो वहाँ का लॉ, और लिखकर वो पेएबल होने इंडिया जा रहा है तो पेएबल होने से रिलेटेड लॉ वहाँ पर लगे। मतलब डिसऑनर का जो सेक्शन है हमारे यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन मेबल इन इंडिया, और पर्सन भी जिस पर पे कर रहे हैं वो भी इंडिया का होना चाहिए। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, नॉट मेड इन इंडिया एंड नॉट पेएबल इन इंडिया। इंडिया में पेएबल नहीं है, पर जिस पर्सन पर लिखा हुआ है वो पर्सन ROI भी हो सकता है और NRI भी हो सकता है, पर पेएबल कहाँ पर है, इंडिया के बाहर, तब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ड्रॉन इन इंडिया भी नहीं होना चाहिए फॉरेन के लिए, मेड इन इंडिया भी नहीं होना चाहिए, ड्रॉन और मेड तो एक ही हो गया, और पेएबल इन इंडिया भी नहीं होना चाहिए। इनकोहेड और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है, जिस पर अमाउंट लिखना या डेट लिखना या कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखना बाकी है। लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंस जुड़ा हुआ है। इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखा हुआ है कि भाई इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर लिखा हुआ है और साइन भी की हुई है और उसको डिलीवर भी कर दिया है, ठीक है, और उसको बोला है कि भैया या ये होली ब्लैंक है, मतलब पूरा खाली छोड़ दिया, या हैविंग रिटन इन वर्ड्स इनकम्प्लीट, या वर्ड्स में लिखना बाकी है। सच इंस्ट्रूमेंट इज इनकोहेड और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट gives a power to its holder to make it complete by writing any amount either within the limit specified therein or with the limits specified by the stamp affixed on it। या तो मैं आपको लिमिट बता दूंगी कि भाई इस पर 20 करोड़ रुपए लिख देना, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, पर लिमिट भी दे दी, 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हो गया इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने एक चेक दिया बी को और ये ब्लैंक चेक था,
ब्लैंक चेक था मतलब इस पर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, और बी को बोला कि तुम्हारी जितनी इच्छा उतना अमाउंट इसमें लिख देना, पर लिमिट बता दी साथ ही साथ 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा मत लिखना। स्टैम्प पे रहती है ना लिमिट। हाँ, स्टैम्प पे भी हो सकती है और इंडिकेशन से भी हो सकती है। हमने उसको इंडिकेट कर दिया 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा मत लिखना। तो फिर अगर आप होल्डर हो, क्या हो आप, तो आप 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं लिख सकते। पर अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स होते तो आपको अथॉरिटी कि आप कोई सा भी अमाउंट लिख सकते हो, पर उस पर भी एक क्लॉज लगा दिया कि स्टैम्प ड्यूटी में जितना लिखा है उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मान लो इसमें अंतर कहाँ पर आ जाएगा, मान लो ए ने बी को इंडिकेट किया भैया 20 करोड़ से ज़्यादा मत लेना, क्या बोला ए ने, 20 करोड़ से ज़्यादा मत लेना, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी में 30 करोड़ की लिमिट है। अब अगर आप होल्डर हो तो बताओ कहाँ तक ले पाओगे, 20 तक, क्योंकि होल्डर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक पैसे लेने की आ जाती है, लेकिन आप होल्डर के साथ में होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हो तो लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आप कितना ले सकते हो, जो स्टैम्प ड्यूटी में लिखा है। मान लो अगर मैं सिर्फ होल्डर हूँ और स्टैम्प ड्यूटी में 30 करोड़ लिखना है और मुझे बोला है सिर्फ 20 करोड़ लेने के लिए और मैंने 30 ले लिए, तो बस फिर तो केस हो जाएगा। केस चेक ही बाउंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो, तो ये एक होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स मैंने पहले समझा था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को 2 स्टार पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जो फॉर कंसिडरेशन और बोनाफाइड इंटेंशन के साथ चेक लेता है। मतलब भगवान नहीं करे कि अगर ये चेक गिफ्ट का होता तो आप सिर्फ 20 करोड़ ले सकते थे, पर अगर ये चेक गिफ्ट के अलावा आपको मिल जाता ब्लैंक चेक बिजनेस के अगेंस्ट में, तो फिर आप 30 करोड़ तक ले सकते थे। क्लियर है? ये बहुत IMP, बहुत केस लॉ आता है इसका, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड एकदम। इनकोहेड समझ में आ गया। अब लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि होल्डर होता कि तो क्या होता, होल्डर इन ड्यू कोर्स होता तो क्या होता, आप एक बार पढ़ लेना। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट रीड वेयर वन पर्सन साइन एंड डिलीवर टू अनदर पर्सन अ पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ related to any then in force in India and either wholly blank or having written thereon an incomplete negotiable instrument, he thereby give a prima facie authority। repeat, वो फिर से उसको अथॉरिटी दे रहा है, जो अभी तक पढ़ा वो ये कि भाई तू पैसा लिख सकता है अपने हिसाब से, अगर होल्डर है तो जितनी मैंने इंस्ट्रक्शन दी उतना लिख दे, और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो जितना स्टेम में बताया उतना लिख दे। ठीक। अगला एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल फालतू का इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा सिंपल पेपर होता है जिसको आप पढ़ लो और समझ लो यार अपने हिसाब से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट, उस पर क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं होता। अब आपकी इच्छा, आपने उसको प्रोमिसरी नोट मान लिया तो फिर ये हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, और उस पर सारे क्लॉज भी प्रोमिसरी नोट के लगेंगे। अब अगला टॉपिक है नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 14। ये हमने अभी जो पढ़ा था उसको रिपीट लिख लो। आपको पता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी होना जरूरी है। डिलीवरी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक वो ऑनरशिप नहीं ऑकर होती है, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी के साथ और क्या करना पड़ेगा, इंडोर्स। इजी है बहुत। अगला है देखो, बाय डिलीवरी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब ये क्या है भैया कि डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप एक्चुअल डिलीवरी भी कर सकते हो और कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हो। मतलब आप नहीं गए, आपने अपने एजेंट को भेज दिया और फोन लगा के बोल दिया भाई मेरा एजेंट ये चेक लेकर आ रहा है, तुम रख लेना पेमेंट में। जैसे जेठालाल कभी भी चेक लेके जाता था नहीं, किसको भेज देता था, नट्टू काका को, बागा को, अधिकतर तो बागा जाता था और बोलता था सर ने ये चेक भेजा है, बस हो गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बियरर, किसके थ्रू भेजा जा सकता है, एजेंट के थ्रू। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इनहेरेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको खुद को देना पड़ेगा। अब प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर इज अ नेगोशिएशन बाय डिलीवरी देयरऑफ
टू ऑर्डर नेगोशिएशन बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ, ठीक है। तो याद रखना कि अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी होगी, और डिलीवरी दोनों तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पर एक और साइलेंट मैसेज है कि मैडम अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करा दी तो भी चल सकता है, पर कब नहीं चलेगा, जब इंडोर्समेंट नहीं हुआ। मतलब डिलीवरी तो आप एजेंट से भेज सकते हो, पर इंडोर्समेंट करने के बाद। ठीक है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी subject to the provision of section 58, instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration, a PN BOE check payable to bearer is negotiable by delivery thereof, exception a promissory note, bills of exchange delivered on a condition that is not take effect except in a certain event is not negotiable except in the hands of holder for value without notice of condition unless such event happen। अब ये दोनों को समझना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला क्या बोल रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है कि नेगोशिएशन बाय डिलीवरी अलाउड है, सेक्शन 47 ने बताया, बट सब्जेक्ट टू मतलब उसके साथ क्या लगा दी, एक कंडीशन। अभी मैंने बताया ना कि डिलीवरी करना है तो ट्रांसफर हो जाएगा अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, पर उसके साथ एक कंडीशन लगा दी, अगर आपने उसको अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया है, मतलब बताओ सोच के, ए ने बी को चेक दिया और बी को पैसे मिलने वाले थे, बी कहाँ जाता पैसे लेने के लिए, बैंक नहीं गया, उसको सी से कोई पुरानी दुश्मनी थी, तो बी ने डी को बोला कि तू सी को टपका दे और ये ले पेमेंट में चेक आज ही ताजा ताजा मिला है। किसको बोला उसने, डी को। किसको टपकाने के लिए, सी। तो डी को ये अनलॉफुल मीन्स में मिला है, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए मिला है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी होने के बाद भी वो इंस्ट्रूमेंट पेबल नहीं माना जाएगा लीगली, क्योंकि वो किस ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, a promissory note BOE check delivered on condition that is not to take effect except in a certain event is not negotiable। सर्टन इवेंट वाले की तो बात ही छोड़ दो, सर्टन इवेंट का तो मैंने बताया था ना कि अगर ए की डेथ हुई तो तुम इसका पेमेंट ले लेना, तो ए की डेथ होना सर्टन है, तो उस इवेंट को तो छोड़ दो आप, उस बात को तो आप छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो नेगोशिएशन हो जाएगा। पर उसमें भी क्या है, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन अनलेस सच इवेंट हैपन। अगर किसी इवेंट पर बेस्ड है और आपने सामने वाले को वो चेक दे दिया और उसका ध्यान ही नहीं गया कि यार इस चेक में तो कोई कंडीशन लिखी हुई है, और उसने फॉर वैल्यू लिया है, मेहनत से कमाया है वो चेक, पर उसका ध्यान नहीं गया, उसको पता नहीं पड़ा कि इस चेक के साथ क्या है, कंडीशन। तो क्या होगा फिर, ये चेक अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता तो उसको पेमेंट मिल जाता, पर ये चेक अगर होल्डर को मिलता तो वो इनवैलिड हो जाता जब तक कि वो इवेंट ना हो जाए। फिर से होल्डर इन ड्यू कोर्स जीत गया। समझ में आ रही बात, क्रिटिकल है पर आपको समझ में आ रहा होगा। पहले वाला पॉइंट बोल रहा है कि डिलीवरी से काम हो जाता है, दूसरा वाला बोल रहा है रुको, डिलीवरी करने के बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा अगर आपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो चेक लिया है। फिर बोल रहे रुको, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट मिला है, कोई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट मिला है, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, सर्टन इवेंट नहीं। इवेंट कैसी है, अनसर्टन होता तो मिल ही जाता ना भाई, अनसर्टन इवेंट है तो फिर दो चीजें हो गई भाई, होल्डर को मिला है या होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला है तो उसको मिल जाएगा, पर अगर वो बेचारा गरीब होल्डर को मिला है तो उसे पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो इवेंट ना हो जाए। क्लियर है। अब नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट अभी आपको पढ़ा दिया कि अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट करना पड़ेगा, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन पूरा पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज करवा रही हूँ। सारे कॉन्सेप्ट अभी डील करे अपन ने, बस रीड करवा रहे।
डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन असेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग द नेगो। भाई ट्रांसफ़र तब तक नहीं हो सकता जब तक डिलीवरी नहीं हो। दिमाग में कहीं फिट कर लो, ट्रांसफ़र तब तक नहीं हो सकता, राइट तब तक नहीं मिल सकते जबकि आपके पास डिलीवरी वाला इंस्ट्रूमेंट ना। पहली चीज़, चाहे वो बियरर हो चाहे वो ऑर्डर। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंटरी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन टू whom it is delivered. The delivery can be actual or constructive. Actual delivery take place when the instrument changes head physically. Constructive delivery take place when the instrument is delivered to the agent, clerk, servant of the endorsee or his behalf on when endorser after endorsement hold the instrument as an agent of endorsee. एजेंट को आपने चेक दे दिया, चलेगा। सेक्शन 46 ऑल्सो लेज डाउन विद द इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और स्पेसिफिक पर्पज ओनली द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो इट इज एंडोर्स टू हिम अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू द होल्डर। ये अभी अभी पढ़ा कि अगर इवेंट पर बेस्ड है तो अगर आप सिर्फ होल्डर हो तो आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, पर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और एजेंट के थ्रू डिलीवरी करवाते हो तो भी उसे प्रॉपर डिलीवरी मानी जाएगी। अब देखो, डिलीवरी ऑफ बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इमीडिएट रिएक्शन। डिलीवरी एक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया कि बेटा अगर एजेंट भी डिलीवरी देता है तो हम मान लेंगे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, सेक्शन 57 पर मोस्ट टाइम पे लिख दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन कैन नॉट बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली अ प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक पेबल टू द ऑर्डर और एंडोर्स्ड बाय द डिसीज्ड बट नॉट डिलीवर्ड। अगर मान लो किसी व्यक्ति को चेक देना है, उसने लिखकर ड्रॉअर में रख दिया और वो उसी रात को मर गया और जिसके नाम पर चेक लिखा था वो आया और उसको उसके घर पर वो टेबल पे रखा हुआ चेक दिख गया, तो क्या चेक उसका हो गया? नहीं, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ऑथराइज्ड नहीं है कि वो लिखा हुआ चेक उसको लीगली ट्रांसफर कर दे। समझ में आ रही बात? लीगल पर्सन भी ऑथराइज्ड नहीं है कि वो वहां पर उसे ट्रांसफर कर दे। समझ में आ रही बात? तो लीगल पर्सन भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? एजेंट। कौन नहीं कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव नो राइट टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट और डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू द पे। याद रखना है ना। कैन नॉट नेगोशिएट बाय डिलीवरी चेक पेबल endorsed by deceased but not delivered. A legal representative is not an agent of the deceased, therefore legal representative cannot complete the instrument. If the instrument was executed by deceased but could not delivered because of his death, is between such party and any holder of the instrument other than holder in due course, it may be shown that instrument was delivered conditionally or for a specific purpose and not for the purpose transferring absolutely the property therein. मतलब वही वाली है कि अगर कंडीशन पे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा बाकी किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड इन द अकाउंट सेक्शन 138 to 142। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। ऑफ फंड्स इन द अकाउंट सेक्शन 138 बहुत IMP, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट। किसी भी कारण से आपने पेमेंट लिखा है, चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन और सिक्योरिटी or in discharge of mere moral obligation or for an illegal consideration would be outside the purview of this section. गिफ्ट मिले हुए चेक की बात नहीं हो रही है, डोनेशन की बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटी में रखे हुए चेक की बात नहीं हो रही है, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन के कारण आपने किसी को खुश होकर चेक दे दिया, उस पर सेक्शन नहीं लगेगा। कोई लाइबिलिटी हो, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो और आपने चेक दिया तो ही ये चेक का सेक्शन यहाँ पर लगेगा। Either because of amount of money standing to the credit of that account is insufficient
दैट इज एक्सेस द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। दोनों ही कारण से आपका चेक अनपेड रह गया, तो आपके पास बैलेंस नहीं था, या आपने बैंक को बोला कि थोड़ा ज़्यादा रुपए का यहाँ पर पेमेंट बन रहा है पर आपके पास पैसे ही नहीं। सच पर्सन शेल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस। अब भैया ये ऑफेंस हो गया, वो भी पनिशेबल। इम्प्रिजनमेंट विच में भी एक्सटेंड 2 साल की सजा है, भाई जेल जाओ, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। विथ फाइन विच में भी एक्सटेंडेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और विथ बोथ, दोनों भी हो सकता है। पर ये सेक्शन 138 कब कब अप्लाई नहीं होगा? अनलेस द बिलो गिवन कंडीशंस आर कंप्लाइड विथ चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, the check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it is drawn, or within the period of its validity which is earlier. जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो, मतलब वैलिडिटी पीरियड में लगाना है आपको चेक, नहीं तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाउंस हो गया। आपने 3 महीने बाद चेक लगाया तो बाउंस ही होगा ना भाई, फिर कैसे सेक्शन 138 का केस लगा रहे हो? डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस, आपको डिमांड करनी थी नोटिस देकर, समझ में आ रही है बात? ऑफ द चेक एज द केस में भी मेक अ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट मनी गिवन इन द नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ चेक इज अनपेड। आपको बैंक से नोटिस आया, भाई उसके तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो आपको सबसे पहले किसको बताना चाहिए? जिसने चेक लिखा है, भाई तेरे अकाउंट में पैसा नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताओ जब इन्फॉर्मेशन आई बैंक से। फेलियर ऑफ ड्रॉअर टू मेक पेमेंट, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी पेबल एज द केस में बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेड नोटिस। उसके बाद भी 15 दिन मिले कि अब आपको 15 दिन दे रहे हैं, आपको नोटिस मिल गया ना 30 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन दे रहे हैं, अभी भी पेमेंट कर दो, फिर भी नहीं किया तो फिर 138। क्लियर है ना? डेट्स का तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है, एग्जाम्पल भी आपको पता है, पेनल्टी आपको बता दी गई, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल बेटा हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू बेटा, बाय।